हेलो बच्चों, पीके केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का 5वां वीडियो दे रहे हैं। इस 5वें वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमने रासायनिक समीकरण बैलेंस करना बताया था, एक रासायनिक समीकरण हमें क्या सूचनाएं देता है, उसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। आज देखिए, पहले यहाँ पर लिखा हुआ है संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। अगर पूछा जाए कि संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है तो क्या बताएंगे? यानी कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण हमें क्या सूचना देता है, यानी कि कोई रासायनिक समीकरण को हम बैलेंस क्यों करते हैं। किसी भी रासायनिक समीकरण को हम बैलेंस क्यों करते हैं? हम बैलेंस इसलिए किसी भी रासायनिक समीकरण को करते हैं क्योंकि अभिकारकों और उत्पादों का जो द्रव्यमान हो, जो मॉलिक्यूलर मासेज हो, वो इक्वल होना चाहिए। इसीलिए हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार आप जानते हैं कि पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं किसी रासायनिक समीकरण में जो उत्पादों का कुल द्रव्यमान होता है वही अभिकारकों का कुल द्रव्यमान होता है। अर्थात उत्पादों और अभिकारकों का कुल द्रव्यमान क्या होता है? बराबर होता है। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। तो यहाँ पर देखिए इसका महत्व क्या है। देखिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अतः रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों व उत्पादों में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। भाई, जब हम कोई भी रासायनिक समीकरण बैलेंस करते हैं तो उनके अभिकारकों और उत्पादों की परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। और जब ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, तो दोनों और उनके अभिकारकों और उत्पादों का मास भी क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। जो कि यह रासायनिक समीकरण का महत्व यही होगा, या हमें यही सूचित करेगा कि अब ये समीकरण संतुलित हो गया और उसके दोनों ओर उसके मासेस भी क्या हो गए? बराबर हो गए, जो कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है। एक ये हो गया। परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, इसलिए कंकाली या ढांचा समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। अच्छा, एक कंकाली या ढांचा समीकरण क्या होता है? कंकाली या ढांचा समीकरण का जो हमारा रासायनिक समीकरण होता है, अगर वो असंतुलित है तो उसी असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम कहते हैं क्या? कंकाली या ढांचा समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली या ढांचा रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब हीट किया जाता है, इसको गर्म किया जाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये बनता कि नहीं? अब देखिए, ये समीकरण क्या अभी बैलेंस नहीं है, तो यही जो आपका समीकरण अनबैलेंस है, इसी अनबैलेंस यानी कि असंतुलित समीकरण को ही हम कहते हैं कंकाली या ढांचा समीकरण कहते हैं। अब इसी समीकरण को अगर हम क्या कर दें? बैलेंस कर देते हैं, तब आपका ये क्या कहलाता है? संतुलित समीकरण कहलाता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों दोनों ओर क्या होता है? विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। और देखिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अब अगर अभिकारकों का द्रव्यमान देखिए हमने यहाँ निकाला है, इसका मैग्नीशियम का आपका 12 दूनी ये 24 हो जाएगा, ऑक्सीजन का ये क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो इसको जोड़ देते हैं, 56 ग्राम हो जाता है। तो अगर इधर भी हम देखते हैं तो इधर भी क्या होता है? 56 ग्राम होता है। इससे पता चलता है दोनों ओर द्रव्यमान जब बराबर होते हैं तो रासायनिक समीकरण जो होता है वो हमें यह बताता है कि यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि करता
है। ठीक है, ये संतुलित रासायनिक समीकरण का आपका महत्व हुआ। आइए अब देखते हैं आगे। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनाप्रद बनाना। तो रासायनिक समीकरण को कुछ और चीजें हम सम्मिलित करके उसको अधिक सूचनाप्रद बना सकते हैं, उसको और भी प्रभावशाली बना सकते हैं, और वह रासायनिक समीकरण अभिक्रियाएं हमें उसकी भौतिक अवस्था के बारे में जो है सूचना देगी, या वो ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी है, उसके बारे में भी हमें ये सूचना देगी, या उत्क्रमणीय है कि अनुत्क्रमणीय है क्रिया, इसकी भी सूचना देगी। तो देखिए यहाँ हम लिख रखे हैं, इसको आप समझिए केवल। नंबर 1 क्या है यहाँ, अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था व्यक्त करता है। ठीक है, तो कोई भी संतुलित रासायनिक समीकरण क्या करता है, अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था को क्या है, व्यक्त करता है। वहां पर उसको हम ये भौतिक अवस्था उसको वहां पर दिखाकर उसको और प्रभावशाली बना सकते हैं। इससे यही पता चलेगा कि रासायनिक समीकरण जो लिखे गए हैं, विभिन्न तत्वों के जो संकेत लिखे गए हैं, जो अणुसूत्र लिखे गए हैं, वो किस अवस्था में है ये हमें बताएंगे अगर हम लिखेंगे। अगर हम ऐसा लिखते नहीं है तो हमें पता नहीं चलेगा कोई रासायनिक समीकरण में कौन गैस है, कौन द्रव है और कौन जो है ठोस है, ये हमें पता नहीं चलेगा। तो देखिए, ठोस है यानी कि सॉलिड है, उसको हम यस से दिखाएंगे। द्रव है लिक्विड, उसको हम यल से दिखाएंगे। गैस है तो उसको हम क्या करेंगे, जी से दिखाएंगे। जलीय विलयन है तो हम उसको एक्यू, एक्वास सॉल्यूशन होता है, जलीय विलयन एक्वास सॉल्यूशन एक्यू से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि अगर कहीं किसी समीकरण में सूत्र में और सूत्र के नीचे कहीं भी आपका लिखा हो, यस लिखा हो, तो उसका मतलब क्या समझेंगे कि ये इसकी भौतिक अवस्था ठोस है। अगर यल लिखा है तो क्या समझेंगे, उसकी भौतिक अवस्था द्रव है। या जी लिखा है तो उसकी भौतिक अवस्था क्या है, गैस है। अगर एक यू लिखा है, एक्वास लिखा है, तो उसका मतलब उसका जलीय विलयन है उस पदार्थ का। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अभिक्रिया में मुक्त होने वाली गैस को निशान यानी कि ऊपर की तरफ एरो निकालकर इसको हम व्यक्त करते हैं। यानी कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई गैस बन रहा है तो उसमें ऊपर की तरफ हम तीर लगाकर उसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अथवा ऊपर की तरफ तीर लगाकर प्रदर्शित कर दें, अथवा जी उसको में लिख दें, ऐसा भी हम कर सकते हैं। यानी कि चाहे जी लिखे चाहे ऊपर तीर लगाकर लिखें। अभिक्रिया में अगला देखते हैं, अभिक्रिया में बनने वाले अवक्षेप को निशान यानी कि तीर का जो निशान होगा नीचे की तरफ लगाएंगे। यानी कि ये नीचे की तरफ ये प्रदर्शित करता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया हुई उसमें कोई जो है अवक्षेप बना है। जो अवक्षेप होता है एक प्रकार का वो ठोस पदार्थ होता है जो नीचे की तरफ क्या होता है, बैठ जाता है, तो उसको हम नीचे की तरफ तीर लगाकर प्रदर्शित करते हैं। अगला देखते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए प्लस चिन्ह तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए माइनस चिन्ह उत्पाद की ओर व्यक्त किया जाता है। उत्पाद की ओर हम उसको व्यक्त करते हैं, प्लस चिन्ह और माइनस। अगर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो प्लस चिन्ह का। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, यानी कि वे अभिक्रियाएं जो ऊष्मा का उत्सर्जन करती है तो उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और वे अभिक्रियाएं जो ऊष्मा का अवशोषण करती हैं उसको हम कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में जैसे क्या है, चूना है, आप लाते हैं उसको पानी में डाल देते हैं तो उसमें से क्या होता है, बॉयल होने लगता है, उसमें से हीट निकलती है, तो ऊष्मा वो क्षेपी अभिक्रिया है। लेकिन कुछ अभिक्रियाएं होती है जिसे हमें ऊष्मा देने की आवश्यकता होती है, ऊष्मा देते हैं तभी वो अभिक्रिया क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो कुछ अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है और कुछ अभिक्रिया में ऊष्मा जो है नहीं निकलती है, देनी पड़ती है। तो ये चिन्ह लगाकर हम व्यक्त करते हैं। और क्या करते हैं, आपने देखा होगा कुछ रासायनिक अभिक्रिया के ऊपर ताप लिखा होता है, दाब लिखा होता है या उत्प्रेरक लिखा होता है, तो उसको भी हमें व्यक्त करना होता है। तो ताप, दाब, उत्प्रेरक की परिस्थितियों को व्यक्त भी किया जाता है रासायनिक समीकरण में। अब देखिए एग्जाम्पल लेकर हम आपको बता रहे हैं, कुछ रासायनिक समीकरण यहाँ हम लिखे हैं, यहाँ आप इसको देख लीजिए। जैसे देखिए सोडियम है, ये क्या है, ठोस है भैया। सोडियम क्या है, ठोस है। संतुलित समीकरण ही मैं यहाँ पर लिख रखा हूँ। ये सोडियम क्या है, ठोस है। देखिए यहाँ पर यस लगाया गया है ब्रैकेट के अंदर। H2O आपका क्या है, द्रव है। देखिए यहाँ पर लिक्विड, यहाँ पर आप ऐसे दिखा देंगे, इससे पता चलेगा सोडियम ठोस है, इससे पता चलेगा कि जल आपका क्या है, द्रव है। ये देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड में इसका जलीय विलयन बन जाता है, उसमें जब मिलाते हैं एक्वास लिखा हुआ, और देखिए हाइड्रोजन है, जी लिखा है, ये गैस बन गया। तो जी जो गैस बन गया यहाँ, या तो इस तरीके से इसको आप दिखा सकते, या एरो भी आप यहाँ लगा सकते हैं जहाँ गैस होगा।
ठीक है, तो यहाँ आपको पता चला है जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, देखिए एक्वास इसका जलीय विलयन है तो इसमें एक ही दिखाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रोवाइड की जा रही है, गैस है, देखिए तो ये गैस जी दिखाया गया, और ये दोनों जब मिलते तो बना लेते हैं एक अवक्षेप बना लेता है। देखिए ये क्या है, अवक्षेप। इसका अवक्षेप कैसा होता है, सफेद अवक्षेप बनता है। इसका अवक्षेप कैल्शियम कार्बन का सफेद अवक्षेप, इसलिए यहाँ पर देखिए तीर नीचे की तरफ लगा होगा, और जल बनता है देखिए यहाँ द्रव के रूप में होता है, लिक्विड, यहाँ जल दिखाया गया है। इसी तरीके से देखिए N2 गैस, हाइड्रोजन गैस, देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। ये रिवर्सिबल का चिन्ह, उत्क्रमणीय चिन्ह। कुछ कुछ अपक्रियाओं में आप देखते होंगे एक एरो लगा होता है, कुछ अपक्रियाओं में आप देखते हैं 2 एरो लगा होता है, इस तरीके से हाफ हाफ करके। तो जो एक एरो इस तरीके से लगा होता है वो अनुत्क्रमणीय का चिन्ह है। अनुत्क्रमणीय का चिन्ह का मतलब ये हुआ, मतलब कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती है जो केवल एक ही दिशा में चलती हैं। अगर हम अभिकारक से उत्पाद बना लेते हैं तो उत्पाद से हम फिर अभिकारक को नहीं बना सकते हैं। ऐसी अपक्रिया को हम कहते हैं अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। और कुछ अपक्रियाएं उत्क्रमणीय होती है, उनके चिन्ह जो है हाथ करके दोनों तरफ इस तरीके से लगे होते हैं, तो उनको हम उत्क्रमणीय का चिन्ह कहते हैं। उत्क्रमणीय अपक्रिया मतलब ऐसी अपक्रियाएं होती हैं, अभिकारक से तो हम उत्पाद बना सकते हैं और उत्पाद से भी हम अभिकारक बना सकते हैं, यानी कि दोनों दिशाओं में चल सकती हैं। तो ये उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय का चिन्ह हुआ, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम क्या आगे देखते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा दी जाने वाली सूचनाएं, या कुछ किताबों में लाभ भी इसको लिखा होता है। तो क्या देती हैं, एक संतुलित रासायनिक समीकरण हमें क्या सूचनाएं देती है। नंबर 1 पहला पॉइंट, रासायनिक समीकरण हमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे अभिकारकों एवं उत्पादों के बारे में ज्ञान कराता है। जब हम एक रासायनिक समीकरण लिख देते हैं तो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पर होता है वो आपका क्या होता है, अभिकारक होता है। जो आपका राइट हैंड साइड पर होता है वो क्या होता है, उत्पाद होता है। तो एक रासायनिक समीकरण यही तो हमें सूचना देता है, भाई इस तरफ क्या है आपका अभिकारक है, इस तरफ आपका क्या है, उत्पाद है। ठीक है, अगला है अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों एवं सूत्रों का ज्ञान कराता है। भाई अगर हम समीकरण लिख रहे हैं, हिंदी में अगर लिखेंगे तो बहुत लंबा होगा, तो आपको कोई सूचना विशेष नहीं देगा। तो अधिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों एवं सूत्रों का ये ज्ञान कराता है। ठीक है, देखिए यहाँ जैसे सूत्र है, अणुसूत्र है और परमाणु है, कुछ दिखाए गए हैं। ये सूत्र, ये संकेत हमें बता रहा है। तीसरा, अभिकारकों एवं उत्पादों के परमाणुओं की संख्या का ज्ञान कराता है। तो अभिकारक में भैया कितने परमाणु हैं, क्या संख्या उनकी, उत्पाद में क्या इनकी संख्या है, इसकी भी ये जानकारी हमें देता है। अगला, अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमानों की सूचना देता है। भाई इनके अभिकारक के क्या द्रव्यमान है, जैसे हमने लिखा अभिकारकों का कुल द्रव्यमान क्या, उत्पादों का कुल द्रव्यमान क्या है, यह भी क्या करता है, ये सूचना देता है। यह अगला है, यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि भी करता है। तो देखिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि करा, जितना भार इधर है उतना भार क्या है आपका इधर भी है। अगला, यह अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था का ज्ञान कराता है। अभी जैसे बताया इसकी भौतिक अवस्था, भाई कोई ठोस है, कोई द्रव है, कोई गैस है, इस तरीके को इसको प्रदर्शित ये बताता है। इससे हमारा समीकरण क्या होता है, एक प्रभावशाली हो जाता है, यानी कि बहुत समीकरण एक सूचनाप्रद बनाना हो जाता है। एक ये इसका है। अब देखिए अगला, देखिए क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण की सीमाएं, यानी कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण कुछ सूचनाएं हमें नहीं देता है। कुछ सूचनाएं समीकरण से, संतुलित रासायनिक समीकरण से हमें पता नहीं चलता है कि समीकरण में क्या हो रहा है। तो देखिए क्या क्या नहीं पता चलता है। नंबर 1 है, अभिकारकों एवं उत्पादकों के सांद्रण का ज्ञान नहीं होता है। भाई अभिकारक और उत्पाद का कंसंट्रेशन क्या, सांद्रण क्या है, मतलब कितने जल में उसके विलेय पदार्थ कितने घुले हुए, इसका सांद्रण का ज्ञान यह रासायनिक समीकरण से हमें नहीं होता है। ठीक है, अगला है, अभिकारकों के पूर्ण होने में लगने वाले समय का ज्ञान नहीं होता है। तो समय कितना लग रहा है किसी अपक्रिया के पूर्ण होने में, 10 मिनट लग रहा है, 1 मिनट लग रहा है, या सेकंड लग रहा है, या घंटे लग रहे हैं, या महीने क्या लग रहा है, इसके बारे में कोई हमें सूचना ये नहीं देता। अगला पॉइंट है, अभिक्रिया के दर यानी कि वेग का ज्ञान नहीं होता। कोई अभिक्रिया किस रेट से चल रही है, किस दर से चल रही है, किस वेग से चल रही है, इसके बारे में भी हमें इसका ज्ञान नहीं होता है। अगला, अभिक्रिया की दर का मतलब कोई अभिक्रिया मंद गति से चलती है, कोई मध्यम चाल से चलती है, वेग से चलती है, और कोई अभिक्रिया बहुत तीव्र वेग से चलती है।
वही उसकी क्या कहलाती है, दर कहलाती है। किस दर से वो चल रही है ये हमें नहीं मालूम पड़ता है इससे। अगला, अभिक्रिया उत्क्रमणीय है अनुत्क्रमणीय है, इसका भी ज्ञान नहीं होता है। कोई रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है, इसका भी ज्ञान नहीं होता है। अगर हम किसी रासायनिक समीकरण में ये तीर लगाकर यहाँ प्रदर्शित करें तभी ये पता चलेगा कि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है अथवा अनुत्क्रमणीय है। ठीक, तो आपको समझ में आया होगा। इसका आप बढ़िया से जो है नोट बनाएंगे, कक्षा 10 वाले बढ़िया से इसको नोट बना लीजिएगा। ठीक है, तो नोट बना लीजिए। हो गया, चलिए अब देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में समीकरण बैलेंस करना बताया था और मैंने कुछ समीकरण वहां पर दिया था आपको हल करने के लिए। कुछ लोग भेजे थे और कुछ लोग नहीं भेजे। तो समीकरण जो भी चीज आपको यहाँ पर वर्क दिया जाए उसको आप जरूर भेजें, वीडियो व्हाट्सएप के जरिए जरूर भेज दें ताकि हमें पता चले कि बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जो हमने कुछ आपको रासायनिक समीकरण दिया था उसको हम आपको फिर से संतुलित करके यहाँ पर बता देते हैं जो हमने आपको दिया था। तो मैंने आपको एक समीकरण दिया था, क्या दिया था Mg3N2 और प्लस H2O, और यहाँ आपका बना था क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और प्लस NH3। ठीक, ये था यहाँ पर। तो इसको समीकरण को संतुलित करना था। तो देखिए कैसे आप संतुलित करेंगे। पहले मैंने आपको क्या बताया था, पहले आप मेटल को देख लेंगे और जब आप मेटल को देख लेंगे तो उसी को आप क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले आपको मेटल कौन सा चीज नजर आ रहा है, यहाँ मैग्नीशियम आपका मेटल है, यहाँ संख्या इसकी कितनी है, 3 है। तो मेटल की संख्या यहाँ 3 है, यहाँ कितनी है, 1 है। तो पहले इसी को तो हम बराबर करेंगे, तो यहाँ आप क्या कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। ये देखिए मैग्नीशियम आपका बराबर हो गया। जब मेटल बैलेंस हो जाए तब मैंने आपको कहा था नॉन मेटल। तो नॉन मेटल इसमें कौन सा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पहले कौन सा नॉन मेटल आपको नजर आ रहा है, N2 यानी नाइट्रोजन आ रहा। तो नाइट्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ नाइट्रोजन क्या है, 1 ही है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आप 2 से गुणा कर देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। देखिए ये हो गया नाइट्रोजन आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। मैग्नीशियम देखिए 3 हुआ, मैग्नीशियम यहाँ 3 हुआ, नाइट्रोजन यहाँ 2 हुआ, यहाँ नाइट्रोजन 2 हुआ। अब किसकी बारी है, ऑक्सीजन की बारी है। तो देखिए ऑक्सीजन इधर कितने हैं, देखिए 3 दूना क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन 6 है। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 6 है। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन 6 नहीं है ना। देखिए 3 दूना 6 यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, ये आपके 6 नहीं है। तो ऑक्सीजन अगर यहाँ पर क्या है, ये 6 है, तो यहाँ आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बराबर करेंगे, यहाँ पर 6 से आप गुणा कर देंगे। ठीक, तो ये देखिए अब सब बराबर हुआ कि नहीं, यहाँ ऑक्सीजन 6 हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, ऑक्सीजन तो हो गया यहाँ पर, लेकिन हाइड्रोजन कितना हुआ यहाँ पर, हाइड्रोजन देखिए कितना हुआ यहाँ पर। हाइड्रोजन आपका ये 3 दूनी 6 यहाँ 12 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया आपका, यहाँ पर 3 दूना 6 यहाँ 12 हो गया। तो हाइड्रोजन तो आपका बराबर ही नहीं है। तो 12 3 दूना 6 यहाँ, अच्छा 3 दूना 6 यहाँ भी है, 3 दूना 6 12 यहाँ। तो ये आपका समीकरण क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए मैंने आपको दिया था क्या, दूसरा मैंने आपको दिया था FeS2 और प्लस क्या दिया था, FeS2 प्लस O2, और यहाँ आपका क्या बना था, Fe2O3 और प्लस क्या बना था, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, ये बना था। तो इसको हमें बैलेंस करना था, इसको बैलेंस करेंगे, FeS2 प्लस O2 और यहाँ Fe2O3 प्लस SO2। अब यहाँ देखिए इसको बैलेंस करने के लिए मैंने क्या किया, आयरन देखिए यहाँ आपका 1 है, यहाँ पर आयरन कितना है, 2 ही है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 2 गुणा कर देंगे, क्योंकि यही मेटल आपका है आयरन। तो पहले इसी को बैलेंस करेंगे, यहाँ आपका क्या हो गया, 2 हो गया। अब जब ये 2 हो गया तो अब सल्फर को हम बराबर करते हैं।
क्योंकि नॉन मेटल में आपका सल्फर ही है, तो सल्फर यहाँ कितना है 2 है, और यहाँ पर सल्फर क्या है 1 ही है। तो यहाँ क्या करते हैं 2 से सॉरी यहाँ 2 दूना 4 हो गया सल्फर, तो यहाँ क्या करते हैं हम 4 से गुणा कर देते हैं, ये सल्फर आपका क्या हो गया 4 हो गया। ठीक, इतना तो आ समझे। अब देखिए अब आपका आयरन बराबर है, आयरन बराबर है, सल्फर यहाँ 4 है, सल्फर यहाँ 4 है, ये बराबर। अब किसकी बारी है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन देखिए आपका इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर आपका कितना है 4 दूनी 8 और 3 11 है। तो जब ये 11 है तो अगर इधर भी तो 11 होना चाहिए, चलिए इधर 11 होगा, तो इधर 11 कब होगा, इसको हम क्या कर दें 11 है वही जो 11 आपको कम पड़ रहा है 11 यहाँ लाइए, लेकिन इसको आप क्या कर दीजिए हाफ करिए, क्योंकि यहाँ 11 दूनी 22 है, जब हाफ कर देंगे तो आपका ये क्या होगा 11 होगा। तो समीकरण इस तरीके से आपको का अच्छा नहीं लगता, इसलिए यहाँ पर हम 2 से पूरा गुणा कर लेंगे। जब यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 4FeS2, और यहाँ क्या हो जाएगा जब 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 क्या हो जाएगा, जब देखिए यहाँ 2 से गुणा करेंगे 2 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो 11O2 हो जाएगा ना यहाँ, तो 11O2, और ये क्या हो गया यहाँ 2 से गुणा करिए 2Fe2O3, और प्लस यहाँ 2 से गुणा करिए यहाँ का 8O। ठीक है, अब देखिए आपका समीकरण क्या हो गया संतुलित हो गया। ठीक, एक समीकरण और आप देख लीजिए Al4C3 और प्लस H2O गिव्स आउट, आपका बनेगा क्या यहाँ AlOH का यहाँ पर राइट, और प्लस क्या बनता है मीथेन। चलिए इसको भी देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना है 4, यहाँ एल्यूमिनियम कितना है, पहले मेटल ही बैलेंस करेंगे, तो यहाँ 4 है, तो इसको 4 से हम क्या करते हैं यहाँ पर गुणा कर देते हैं, तो Al4C3 और प्लस H2O, और यहाँ क्या हो जाएगा 4 से AlOH का होल प्लस CH4। ठीक, तो देखिए ये बराबर हो गया, यहाँ पर ये भी बराबर हो गया। अब देखिए नॉन मेटल क्या है कार्बन है, कार्बन क्यों हम बराबर यहाँ करते हैं, तो कार्बन देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना है 1 है, तो यहाँ क्या करते हैं 3 से गुणा कर देते हैं, ये बराबर हो गया आपका कार्बन बराबर हो गया। ठीक है, अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, तो एल्युमिनियम और कार्बन बराबर हो गया, मेटल नॉन मेटल बराबर हो गया। अब ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन का देखो 4 तिहाई 12 ऑक्सीजन कितना है 4 तिहाई 12 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना होना चाहिए 12, अगर यहाँ हम 12 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन भी बराबर हो गया, कार्बन भी बराबर हो गया, एल्युमिनियम भी बराबर। अब हाइड्रोजन 12 दूनी 24, हाइड्रोजन 24 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है देखिए 3 4 तिहाई 12, और यहाँ देखिए 3 4 12, यहाँ भी 24 हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया बैलेंस हो गया। तो मैंने एक समीकरण आपको बताया था, उसमें कुछ गलतियां हुई थी, एक चीज उसमें बैलेंस नहीं था, आप ध्यान दिए होंगे, तो उसको हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं। जैसे मैंने आपको एक समीकरण दिया था, बाद में मैंने देखा तो बैलेंस नहीं था, C2H6 प्लस O2। ठीक, ये आपका बना था वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर। ठीक, अब इसको देखिए बैलेंस करने के लिए मैंने क्या कहते हैं यहाँ 2 था, तो यहाँ आपको 2 से क्या करना है C2H6 प्लस O2, और यहाँ आपका 2 से गुणा कर लेंगे CO2 और प्लस H2O। अब कार्बन कार्बन देखिए बराबर हो गया। अब ऑक्सीजन को बराबर करते हैं, यहाँ ऑक्सीजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ कितना है 5 है, देखिए 5 है, तो यहाँ हमने बताया था 5 से गुणा 5 आपको करना है, तो 5 से आप गुणा कर लीजिए और यहाँ 2 से आप भाग कर लीजिए, तब ये 2.5 हो जाएगा, 2 से यहाँ गुणा करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से समीकरण आपका क्या होता है बैलेंस नहीं होता है। तो ऐसे समीकरण को हम क्या करते हैं 2 से गुणा कर लेते हैं, तो जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर C2H6 यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ जब 2 से आप गुणा करेंगे यहाँ पर तो क्या होगा ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 5O2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2CO2 हो, अच्छा 2 है यहाँ 4 हो जाएगा CO2, और प्लस यहाँ हो जाएगा 2H2O हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब ये तो बराबर हो गया। अब हम क्या करते हैं 4 हो गया, ये 4 ये भी हो गया ऑक्सीजन। अब देखिए ऑक्सीजन आपका क्या हो रहा है बढ़ रहा है, 4 दूनी 8। अच्छा हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन कितना हो रहा है, आप पहले हाइड्रोजन आप देखिए, ये आपका हाइड्रोजन 12 हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 12 हो रहा है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने होने चाहिए यहाँ
6 होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। तो हाइड्रोजन यहाँ आपका क्या हो गया? 6 हो गया। अब देखिए 4 दूनी 8 हो गया और 6 ऑक्सीजन यानी कि 14 ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ तो अभी ऑक्सीजन अनबैलेंस हो गया। तो ऑक्सीजन 14 होने के लिए यहाँ का क्या कर दें हम? यहाँ पर 7 से आपका पूरा कर दें तो ये आपका क्या हो गया? बैलेंस। देखिए पिछली बार जो मैंने बताया था यहीं पर आपका जो है गलत हुआ था, मैं भूल गया था, तो यहाँ आपको फिर से मैंने बता दिया। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।